सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे NEP 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी बिकॉज बीच में मैंने सीटेट की क्लासेस लगाना बंद कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। वो तो उनकी भी प्रिपरेशन करवानी थी प्लस टू की, जिस वजह से मैंने सीटेट की वीडियोस बहुत कम कर दी थी डालनी। और आज मैं आपके लिए NEP लेके आई हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं नोट्स बना के लेके आई हूँ और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। NEP 2020, आपको पता है NEP क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है जी। तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, ये आपको भी पता है। ठीक है जी। अब चेंजेस क्या क्या आए वो हम देखेंगे, जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो न्यू पैडागोजिकल एंड करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। न्यू स्ट्रक्चर क्या था? 5-3-3-4 की पॉलिसी आई, ये आपको पता था। 5+3+3+4। ठीक है जी। नहीं याद हो रहा तो इसको एज इट इज याद कर लो कि 5, 3 का स्क्वायर और 4। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको इशू ना हो। उसके बाद अब उन्होंने क्या बोला, 3 years कहाँ लगेंगे बच्चे के? आंगनवाड़ी में, मतलब प्री स्कूल में, एंड 12 years स्कूल में। तो इसको डिवाइड कैसे किया गया? पहले तो 5 की बात की है, मतलब 3 to 8 years की बात की है। तो वो फाउंडेशनल पीरियड होता है बच्चे की लाइफ में। मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी? मल्टी लेवल प्ले, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मतलब समझ आ गया? प्ले होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, बच्चे को इससे ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाएगा। और फिर 3 की पॉलिसी, 8 to 11 years की बात की गई है। वो प्रेपरेटरी एज है, मतलब बच्चे को प्रिपेयर करना है अपनी। ठीक है, प्ले करना है, डिस्कवर करने की उसमें क्षमता आएगी, एक्टिविटी बेस्ड होगा और इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। इंटरैक्ट करके बच्चा सीखेगा। फिर 3 अगेन, 11 to 14 years, वो मिडिल स्टेज होती है। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा? खुद एक्सपीरियंस करेगा अपनी लर्निंग को। जैसे फिर सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़। तो इसमें बच्चा क्या करेगा? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खुद का एक्सपीरियंस। फिर फोर्थ एंड लास्ट, दैट इज 14 to 18 years में तो सेकेंडरी स्टेज आ जाएगी। वो तो आपको पता है क्या होनी चाहिए? बच्चा इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और स्टूडेंट अपनी चॉइस का सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि हम 10th के बाद +1 +2 करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा? अपनी चॉइस का सब्जेक्ट ले सकेगा। तो ये इनकी 4 जो न्यू पॉलिसीज आई थी उसके अकॉर्डिंग 5+3+3+4 की पॉलिसी थी। ठीक है जी। फिर उन्होंने और चीज़ क्या बताई? 360 डिग्री असेसमेंट। 360 डिग्री असेसमेंट उनका कहने का मतलब था कि बच्चे की जब असेसमेंट लगेगी उसमें कौन सी 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। पहला तो बच्चे की अपनी असेसमेंट लगेगी, फिर पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट। ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। मतलब बच्चे का जब भी रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा उसमें 360 डिग्री असेसमेंट लगेगी। मतलब बच्चे को इवेल्युएट किस चीज़ को लेकर किया जाएगा कि उसकी कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स कौन कौन से हैं, उसको लेकर 360 डिग्री असेसमेंट लगाई जाएगी उसके रिपोर्ट कार्ड में। मतलब टीचर की भी रिफ्लेक्शन होगी, असेसमेंट लगेगी, पीयर की भी और बच्चे की खुद की भी। ठीक है। और फिर उसके एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ उन्होंने एक न्यू चीज़ लॉन्च की, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान किया था उन्होंने। फिर उसके बाद न्यू जो किया है लॉन्च, वो है परख। परख का मतलब क्या होता है? इन्होंने परख तो शॉर्ट फॉर्म में दे दिया वैसे लर्न करने के लिए, बट एक्चुअल में वो क्या होता है, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है। तो P से परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यही चीज़ तो उन्होंने बोली है NEP ने कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस वजह से परख को लॉन्च किया गया। परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे की पूरी डेवलपमेंट। होलिस्टिक क्या होता है? होल डेवलपमेंट। ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट प्रोग्रेस कार्ड, मतलब रिपोर्ट कार्ड की बात आई है, वो अभी हमने किया था। ये किस चीज़ के अकॉर्डिंग बनेगा? 360 डिग्री असेसमेंट के, मतलब सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट। फिर उसमें क्या देखा जाएगा, किस चीज़ को लेकर रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा? कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स क्या है उस बच्चे के। ठीक है। फिर लैंग्वेज को लेकर कुछ चीज़ें आई। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो मदर लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है वो 5th क्लास तक चलेगी। मतलब 5th क्लास तक बच्चे को, क्योंकि प्राइमरी स्टेज होती है, तो वहाँ पे बच्चे को सिर्फ उसकी मदर लैंग्वेज या उसकी रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए पढ़ाई में।
फिर संस्कृत को ऑप्शनल रखा गया है, ऑप्शनल क्योंकि जो संस्कृत है वो एक क्लासिकल लैंग्वेज है और हर एक बच्चे को ये क्लासिकल लैंग्वेज नहीं आती, जिस वजह से संस्कृत को ऑप्शनल रखा गया कि जिसको ज़रूरत है वो रख सकते हैं, जिसने नहीं रखनी ऑल योर विश। फिर आता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला उन्होंने दिया। कहने का मतलब जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं, कई लोग हिंदी बोलते हैं तो उनके लिए हिंदी और इंग्लिश तो है ही है, बट उनको एक इंडियन लैंग्वेज साथ में आनी चाहिए जो न्यू लैंग्वेज है, ठीक है जी, वो आनी ही चाहिए, वो होता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। फिर मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने फोकस किया है कि कोई भी इंसान बायलिंगुअल नहीं होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल कि मतलब कम से कम उनको 2 से 3 भाषा तो आनी ही चाहिए, ठीक है। फिर ISL इंडियन साइन लैंग्वेज, ये आप सबको पता है, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेजेस का भी यूज़ करना चाहिए, मतलब उनको सिखाना चाहिए इंडियन साइन लैंग्वेजेस, ये भी हमारी NEP में है, ठीक है जी। तो उसके बाद क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार जो सीटेट आएगा उसमें भी पूछे जा सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द NEP 2020। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बिकॉज अभी हमने किया था कि कौन सा स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 का, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अटेन यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, UEE की बात की गई है इन अ मिशन मोड, कि उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या करना है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है बच्चे को, तो वो कौन सा मिशन चलाया था उन्होंने, तो इसका सीधा सीधा आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन चलाई थी 1986 में, क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो तो अभी अभी आया बट उन्होंने पहले की बात की है, ठीक है जी। तो जिस वजह से क्या आएगा, NEP आएगा, सॉरी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। नाउ कम्स विद द थर्ड क्वेश्चन, to ensure the retention of students from the social economical disadvantage group, मतलब जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं, बैकवर्ड ग्रुप से आते हैं बच्चे, तो NEP 2020 ने क्या प्रपोज किया अपने करिकुलम में और पेडागोजी में, क्या होना चाहिए, सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, कि सिर्फ एग्जाम्स के रिलेटेड होना चाहिए उसके आसपास, नहीं ये भी गलत बात है। सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, कि सिर्फ किताबों के आसपास ही उनकी लाइफ होनी चाहिए, ये भी गलत बात है। इंगेजिंग एंड कंटेक्चुअल, ये थोड़ा सही है क्योंकि इंगेज करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चा चाहे बैकवर्ड क्लास से है बट उसको इंगेज करना ही है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म, नो स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल वर्ड तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया NEP में, तो सही ऑप्शन हमारा C है, ठीक है। हर एक चीज़ NEP के रिलेटेड होगी तो वो फ्लेक्सिबल ही होगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज इन NEP 2020, NEP 2020 में क्या बोला गया है कि being educated in one's mother tongue is determined to education and technological advancement, no सिर्फ मदर टंग ही आनी चाहिए, ये तो बात बोली नहीं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात हुई थी। स्टूडेंट शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक ओनली इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, ये भी गलत बात है। मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कोग्निटिव बेनिफिट फॉर यंग स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि बात मल्टीलिंगुअलिज्म की गई है कि सबको कम से कम 2 से 3 लैंग्वेजेस तो आनी ही चाहिए, बायलिंगुअल की तो बात ही नहीं हुई है इसमें, ठीक है जी, जो अभी हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, एट द प्राइमरी लेवल NEP 2020 proposes dash as a medium of instruction across the nation। अब एक चीज़ याद रखना, प्राइमरी की बात हुई है, प्राइमरी लेवल पे उन्होंने क्या बोला कि बच्चे को मदर टंग या होम लैंग्वेज आनी चाहिए और बाकी सारी ना भी आए कोई इशू नहीं, कम से कम होम लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज आनी चाहिए, तो D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स अप विद द सिक्स्थ क्वेश्चन, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू NEP 2020, कि बच्चे को असेस किया जाता है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, उसका मेन एम क्यों है, क्यों करते हैं, सिर्फ रॉट मेमोराइजेशन के लिए नहीं, रॉट मेमोराइजेशन तो कहीं भी नहीं आती, रिकॉल भी नहीं कहीं आता, ठीक है जी। फिर टू सपोर्ट द चिल्ड्रन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये थोड़ा सही लग रहा है। टू अराइव एट पैरामीटर्स, टू कंपेयर, कंपेयर नहीं करना बच्चे को, सपोर्ट करना है, तो C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स द शिफ्ट प्रपोज इन NEP 2020 इज फ्रॉम, शिफ्ट मतलब शिफ्टिंग कहाँ से हुई, किस चीज़ से लेकर कहाँ तक उन्होंने चेंजेस किए, स्टैंडर्डाइज टू फ्लेक्सिबिलिटी, ये थोड़ा सही है क्योंकि देखो पहले स्टैंडर्डाइज था, फिक्स्ड था, बट अभी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, ये बिल्कुल सही है। फॉर्मेटिव टू समेटिव, नो समेटिव एंड ऑफ द मतलब एंड में तो नहीं होना चाहिए टेस्ट, फॉर्मेटिव भी ज़रूरी है, ये नहीं, गलत है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम, सिर्फ एग्जाम के लिए लर्न करना, नो। मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, रिजिड भी नहीं होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल वाला बिल्कुल सही है।
Now comes up with the eighth question. What does NEP 2020 propose for retention of students from socio-economic disadvantage group? कि जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए एनईपी ने क्या प्रपोज किया? रॉट लर्निंग? नो, रट्टा नहीं माना। स्टैंडर्डाइज ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट? स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं होना चाहिए। फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग? ये भी गलत बात है। रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम? मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो मीनिंगफुल होगी तो ज़्यादा अच्छी होगी। Now comes up with the NEP 2020 proposes that should be encouraged to promote dash. Rote memorization तो कभी भी नहीं encourage होगी, ठीक है जी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप कर सकते हो इनकरेज प्रमोट करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग को, बट रिकॉल भी नहीं होगा। तो सीधा सा आंसर आप क्या इनकरेज करोगे? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। किस चीज़ के लिए प्रमोट करोगे? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ताकि बच्चा अच्छे से सोच पाए। Last question. The holistic 360-degree multidimensional report suggests that NEP 2020 proposes. अभी हमने किया था 360 डिग्री जो मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट थी, वो उसके बारे में NEP 2020 क्या बोलता है? समेटिव असेसमेंट? नो। रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल ही कट जाती है जहाँ भी आ जाए। ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट? नो। ग्रेडिंग करनी है आपने बच्चों की कि हाँ तेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं तो तू अच्छा है, नहीं, ये गलत बात है। इंक्लूजन, इंक्लूड करना बच्चे को, ये सबसे सही ऑप्शन है। क्योंकि आपको कई बार पता है कि ऑप्शन सारे सही होते हैं बट सबसे बेस्ट आपने चूज करना है, तो इसमें से हर बच्चे को इंक्लूड करना है सेल्फ असेसमेंट के लिए और पीयर असेसमेंट के लिए। यही चीज़ बोली गई है 360 डिग्री जब आप रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।